सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने यूनिट सेकंड के 4 पॉइंट पढ़े हैं। तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं? पहला हमने श्वसन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, और चौथा हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे लास्ट और अंतिम टॉपिक है, वो है जनन तंत्र। क्या होता है जनन तंत्र और क्यों जरूरी है जनन तंत्र? तो जनन क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि जनन क्या होता है। जीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करना, यानी जीव अपने ही समान जो संतति उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यानी जीवों को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यानी पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है? जनन। अपने ही समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपको दिया है कि सजीवों में, किसमें? सजीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन है वो कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक तो होता है लैंगिक जनन और दूसरा कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन है वो मुख्य रूप से जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बहुकोशिकीय सजीवों में या जीवों में पाया जाता है। और जो अलैंगिक जनन है वो एक कोशिकीय और जो पेड़ पौधे हैं उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है अलैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार का होता है? लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो मनुष्य है वो क्या है? बहुकोशिक जीव है, तो इसमें कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 युग्मक, 2 जो जनक होते हैं वो भाग लेते हैं, और जो अलैंगिक जनन है उसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। जो लैंगिक जनन है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो देखते हैं, इसके लिए आपको कुछ सामान्य जानकारी आवश्यक है, वो कौन कौन सी है। तो लैंगिक जनन है उसमें क्या होता है कि नर और मादा 2 युग्मों की आवश्यकता होती है। कितने युग्मों की? 2 युग्मों की। एक तो नर और दूसरा कौन सा? मादा, यानी 2 जनकों की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन है उसमें नर जो युग्मक है, नर जो भाग है उसमें जो वर्षण है उनसे किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। और जो मादा है उसके अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। और दूसरा कार्य क्या होता है इसमें? एक तो शुक्राणु, नर में शुक्राणुओं का निर्माण करना, और दूसरा होता है लिंग हार्मोन का स्रावन करना, जो कि क्या होता है? लैंगिक जो लक्षण है उसको प्रकट करने के लिए उत्तरदायी होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब जो मादा है उसमें क्या होता है? उसमें अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। और इसमें जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा होता है? लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। अब जो यौन, ये जो क्रिया है वो कब से प्रारंभ हो सकती है? मनुष्य में ये क्रिया कब से होती है? ये होती है आपकी यौवन आरंभ से। कब से? यौवन आरंभ, जिसको कौन सी अवस्था बोला जाता है? किशोरावस्था बोला जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? और लैंगिक परिपक्वता, यानी किशोरावस्था में या यौवन आरंभ के समय होने के बाद में ही जो लड़के और लड़कियां हैं उसमें जनन परिपक्वता आने शुरू हो जाती है। उसमें जनन के जो लक्षण है, लैंगिक लक्षण है, वो शुरू हो जाते हैं। तो लड़के हैं उसका टाइम क्या है? उसका टाइम है लड़कों में 13 से 15 वर्ष के बीच की उम्र में, 13 से 15 वर्ष के बीच की उम्र में क्या होता है? लैंगिक परिपक्वता है वो होती है, यानी किशोरावस्था आरंभ हो जाती है। और कब तक रहती है ये? 18 से 19 वर्ष की अवस्था तक ये परिपक्व अवस्था में आ जाती है। इसके बाद ये जो 13 और 15 वर्ष के बीच में ये लड़के हैं वो लैंगिक परिपक्वता आती है, और उसके बाद में वो जनन के लिए क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। अब जो लड़के हैं उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? यानी हम देखते हैं कि लड़कों में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं इसमें किशोरावस्था के समय या यौन आरंभ के समय। उसमें आवाज़ क्या होने लगती है? भारी होने लगती है लड़कों की, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, और जो शरीर के अंग है जैसे काख, जननांग है उस पर क्या आने लगते हैं? बाल आने लगते हैं।
और त्वचा है वो क्या हो जाती है, तेलीय, जिसके कारण उसके मुँह पर क्या होने लगते हैं, जो मुहांसे होने लगते हैं। ये है आपके यौवन आरंभ के लक्षण। अब इसके बाद में हम देखेंगे लड़कियों में कौन से लक्षण होते हैं। जो लड़कियां हैं उनमें 12 से 14 वर्ष के बीच में क्या होता है, शुरू हो जाता है यौवन आरंभ, और कब तक, 18 से 19 वर्ष तक क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाता है। अब इसमें लक्षण कौन से दिखाई देते हैं, उनमें जो स्तन है उनका बढ़ना या आकार, उनके आकार में क्या होना, वृद्धि होना, उनकी त्वचा है वो भी क्या होने लगती है, तेलीय होने लगती है, और जो शरीर के जो अंग है उन पर बाल आने लगते हैं। और इसमें एक मुख्य क्रिया है वो कौन सी है, रजोधर्म है, वो क्या हो जाता है, शुरू, जो 28 दिनों के अंतराल में होता है। उसके बाद में लड़कियां हैं वो जनन के लिए क्या होती है, परिपक्व होती है। अब हम देखते हैं, ये तो था सामान्य लक्षण जो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद में हम आगे का पोर्शन समझ सकते हैं। देखते हैं आगे किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है। तो जो मनुष्य है उसमें 2 प्रकार के, आपको बताइए कि 2 प्रकार के जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र है वो किस प्रकार का होता है। नर जनन तंत्र है उसमें क्या है कि 2 भाग बांट दिए उसके, कौन से, एक तो प्राथमिक रूप में और दूसरा द्वितीयक रूप में। प्राथमिक जो जनन अंग है जनन तंत्र का, उसमें कौन सा शामिल होता है, आपका जो वर्षण है, और उसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का, और प्लस में हार्मोन का स्रावन होता है। द्वितीयक जो लैंगिक अंग है वो कौन से, इसमें एक तो है वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्रमार्ग, और क्या होता है, सीसन। ये है आपके द्वितीयक लैंगिक अंग, किसमें, नर जनन तंत्र के अंदर। अब इसमें देखते हैं प्राथमिक अंग है वो किस प्रकार की संरचना होती है इसमें, और क्या कार्य होता है उसमें। तो प्राथमिक अंग है उसमें हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक अंग में कौन सा सम्मिलित होता है, वृषण सम्मिलित होता है। देखते हैं इसमें जो युग्मकों तथा हार्मोन का निर्माण करते हैं, हमने क्या पढ़ा, जो वर्षण है उसमें किसका निर्माण होता है, युग्मकों का। युग्मक कौन से, शुक्राणु, और प्लस में हार्मोन का स्रावन भी होता है। 2 कार्य होते हैं इसमें। नर ये क्या कहलाते हैं, आपके प्राथमिक जनन अंग है वो कहलाते हैं जनद अंग। तो मनुष्य नर है, नर में जनद अंग कौन सा होता है, वर्षण होता है। कौन सा होता है, वर्षण, जो किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का, किसका, शुक्राणु का। और जो मनुष्य में है वो कितने वर्षण पाए जाते हैं, एक जोड़ी के रूप में, यानी संख्या कितनी होती है इनकी, 2 होती है। जो कहाँ पर स्थित होते हैं, वर्षण है वो वर्षण कोश में, जो आपका उदर गुहा है उसके बाहरी भाग में स्थित होता है। अब वर्षण है वो किस में स्थित होता है, आपका वर्षण कोश के अंदर। वर्षण के कितने भाग है आपके, जो इसके वर्षण है उसके दो कार्य बताए हैं। कौन से हैं, एक तो प्रथम तो जो है वो है आपका शुक्राणु का निर्माण करना, और द्वितीय कौन सा है, अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर कार्य करता है ये, और किस हार्मोन का स्रावन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य नर है उसमें किस हार्मोन, जनन हार्मोन का स्रावन होता है, तो किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन, और कौन सी ग्रंथि के द्वारा, वर्षण ग्रंथि के द्वारा। ये तो है नर में। अब जो द्वितीयक अंग है वो कौन से होते हैं, ये तो प्राथमिक जनन अंग के अंदर आ गया। और द्वितीयक जनन अंग में कौन सा होता है, द्वितीयक जनन अंग है इसमें जो प्राथमिक जनन अंग के अलावा जो सभी जनन अंग है वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक जनन अंग। इसमें सबसे पहला कौन सा है, वृषण कोश। क्या होता है वृषण कोश, वृषण कोश है जो वृषण को क्या रखते हैं, स्थिर रखता है। क्या करता है, स्थिर रखने का कार्य। और इसमें क्या होता है, जो आपका जो वृषण है उसमें जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसको क्या है कि शरीर के जो ताप है उनसे कम ताप पर रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि शरीर से कम ताप पर नहीं होगा तो वो जीवित नहीं रह सकते हैं शुक्राणु। तो क्या कार्य करता है, शरीर से कम ताप पर रखता है शुक्राणु को, कौन, वृषण कोश। और ये किस प्रकार की संरचना है, एक थैली जैसी संरचना है, ये है आपका वृषण कोश। अब देखते हैं दूसरा द्वितीयक जनन अंग कौन सा है, दूसरा है आपका शुक्रवाहिनी। कौन सा है, शुक्रवाहिनी, जो क्या होती है, नली के समान संरचना होती है। जो कार्य क्या होता है उसका, शुक्राणुओं को वर्षण से कहाँ तक पहुँचाने का कार्य होता है, शुक्राशय तक पहुँचाने का
कार्य होता है, किसका? शुक्रवाहिनी का, जो किसके समान संरचना होती है? नली के समान एक जोड़ी के रूप में, यानी 2 होती है इसकी संख्या। शुक्राशय है, ये क्या करती है? शुक्राशय से मिलकर, कहाँ से मिलकर? शुक्राशय से मिलकर बाईं और दाईं संकलन वाहिनियों में मिल जाती है। ये किसमें मिल जाती है? ये शुक्राशय के साथ मिलकर शुक्रवाहिनियाँ ये 2 होती है, जो क्या करती है? बाईं और दाईं संकलन वाहिनियों का क्या करती है? निर्माण करती है, उसमें जाकर मिलती है ये। अब देखते हैं तीसरा आगे का भाग है वो कौन सा? आपका शुक्राशय। शुक्राशय तक शुक्राणु कौन पहुंचाता है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी है वो क्या करती है? शुक्राणु को संग्रहण के लिए किसमें? थैली जैसी संरचना में खुलती है। ये कहाँ पर खुलती है शुक्रवाहिनी? ये जो शुक्राशय है वो एक थैली जैसी संरचना है, इसमें शुक्रवाहिनी खुलती है और वहाँ शुक्राणु को पहुँचाती है। ये जो शुक्राशय है वो तरल पदार्थ का निर्माण करके, और किसका निर्माण करता है? वीर्य का निर्माण करता है। शुक्राशय क्या करता है? शुक्राणु के पहुंचने के बाद में एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, और किस तरल पदार्थ के निर्माण करने के बाद में किसका निर्माण कर लेता है? वो वीर्य का निर्माण, जिसमें क्या होते हैं? शुक्राणु। और तरल पदार्थ है वो क्या करता है? शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? शुक्राणु को गति प्रदान करता है और प्लस में ऊर्जा देता है। अब देखते हैं इसके बाद में आगे का जो अंग है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय के बाद में आगे कौन सा भाग आता है? प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। प्रोस्टेट ग्रंथि है वो किसकी आकार की होती है? अखरोट के आकार की होती है, जो क्या है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है वो क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथि है, जो क्या करती है? इसमें स्रावित तरल क्या करता है? वीर्य का भाग बनता है। जो वीर्य है उसके साथ में इसमें वो ये क्या करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि ये एक तरल पदार्थ का स्रावित करती है, जो किसमें? वीर्य के साथ मिलता है, वो जो क्या करने का कार्य करता है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का कार्य करता है। ये थी प्रोस्टेट ग्रंथि। अब इसके बाद में ये क्या करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि ये कहाँ पर स्थित होती है? ये स्थित होती है जो आपकी मूत्र नलिका है, मूत्रवाहिनी और ये जो शुक्रवाहिनी है, उनकी जो शुक्राशय और इनके बीच में वहाँ स्थित होती है, जहाँ से मूत्र और जो शुक्राणु जो वीर्य है वो दोनों क्या बाहर जाने का चाहते हैं, वहाँ पर स्थित होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब उसके बाद में हम देखते हैं मूत्र मार्ग। कौन सा होता है? मूत्र मार्ग। ये कहाँ पर है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे, जहाँ से क्या होती है? ये एक पेशीय नली जो कहाँ पर? मूत्राशय से मिलकर संकलन वाहिनी से मिलकर क्या करती है? ये शुक्र जनन नालिका बनाती है। क्या करती है? मूत्र मार्ग क्या है कि ये पेशीय नली के समान संरचना है, जो संकलन वाहिनी का निर्माण किसने किया था? शुक्राशय और जो शुक्रवाहिनी है वहाँ पर हुआ था संकलन वाहिनी का। उसके आगे क्या करती है? ये संकलन वाहिनी जो पेशीय नलिकाकार संरचना है मूत्र मार्ग, वहाँ पर खुलती है, जो किसका निर्माण करती है? मूत्र जनन नलिका। अब क्या होता है? इससे होकर आपके जो मूत्र और शुक्राणु हैं दोनों क्या करते हैं? आगे परिवहन करते हैं, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव और मूत्रोजनन छिद्र द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। कौन कौन से? इससे होकर आपका जो मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि जो स्त्राव होता है वो सभी किसके माध्यम से? मूत्रजनन छिद्र के माध्यम से क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। इसके बाद में मूत्र मार्ग के बाद में आगे का भाग है वो कौन सा है? आपका शीशन। शीशन क्या होता है? शीशन है वो एक बेलनाकार आकार का अंग है, जो इसमें कहाँ पर स्थित होता है? ये वृषण कोश के बीच में लटका हुआ रहता है, और जो ये क्या है कि उत्थानशील मैथुन अंग है, मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है शीशन। जो क्या होता है? सामान्य अवस्था में तो होता है छोटा, और जब सामान्य अवस्था में होता है तब क्या होता है? ये छोटा होता है और मूत्र विसर्जन का क्या करता है? कार्य करता है। और जब मैथुन की क्रिया होती है, मैथुन के समय ये क्या होता है? उन्नत अवस्था में आकर आकार में बड़ा हो जाता है और क्या करता है? वीर्य को मादा के जनन अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? शीशन। ये तो थे आपके नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में हमने कौन से पढ़ा? हमने 2 प्रकार से पढ़ा कि इसके 2 भाग है। कौन कौन से भाग बताइए? एक तो प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय कौन सा था? द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में आपको वृषण पढ़ा और द्वितीयक जनन अंग में आपने अलग अलग भाग पढ़े। उसके बाद में
हम देखते हैं इसका चित्र किस प्रकार होता है। ये इसका चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आपको बताया कि प्राथमिक जनन अंग है वो कौन सा, इसमें नर में वर्षण है, कौन सा, वर्षण। ये जो है ये क्या है आपका प्राथमिक जनन अंग। दो होते हैं, दो जोड़ी में कितने होते हैं, एक जोड़ी होती है और संख्या 2 होती है इसकी। इसके बाद में ये वर्षण से जो शुक्राणु है वो कहाँ पर जाते हैं, इस नली के माध्यम से। किसके नली के माध्यम से, शुक्र वाहिनी या शुक्र नली है, इसके माध्यम से। ये भी कितनी होती है, संख्या में 2 होती है। वो कहाँ पहुँचती है, यहाँ पर, ये जो शुक्राशय है यहाँ पर पहुँचती है। ये जो आपको दिख रहा है ये थैली जैसी और संरचना, ये क्या आपका मूत्र मार्ग है, ये जो है मूत्राशय है। और मूत्राशय के पास में इधर क्या स्थित होता है आपका, ये है शुक्राशय। शुक्राशय जो शुक्र वाहिनी है वो कहाँ पर पहुँचा देती है, जो शुक्राणु है उनको शुक्राशय तक पहुँचाती है, जो क्या है कि थैली जैसी संरचना। उसके बाद आगे का जो भाग है आपका कौन सा, ये है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, जो क्या करती है जो मूत्राशय है, मूत्राशय और जो शुक्राशय है, इन दोनों के जो तरल पदार्थ है उनको अलग अलग भेजने का कार्य करती है। और इसमें जो आपका शुक्राणु है या वीर्य का जो निर्माण हुआ उसके साथ एक तरल पदार्थ का भी स्त्रावण करती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में आगे आपका कौन सा आता है, ये भाग है आपका मूत्र मार्ग है। ये आपका क्या है, मूत्र मार्ग। और ये क्या है आपका, इधर से यहाँ तक का भाग है, ये है आपका सीसन। ठीक है, ये है आपकी पूरी नर जनन तंत्र का पूरा भाग। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा मादा जनन। जो मादा जनन तंत्र है उसमें किस प्रकार की संरचना होती है। जो आपका मादा जनन तंत्र है उसमें भी नर जनन तंत्र की भांति कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक तो प्राथमिक और दूसरा कौन सा है, द्वितीयक। तो प्राथमिक है उसमें कौन सा सम्मिलित होता है, अंडाशय। और द्वितीयक में क्या होता है, एक तो अंडवाहिनी, दूसरा गर्भाशय और तीसरा कौन सा है, योनि। अब देखते हैं प्राथमिक जनन अंग कौन कौन से इसमें किस प्रकार कार्य करते हैं। प्राथमिक जनन अंग में हमने पढ़ा कि इसमें कौन सा होता है प्राथमिक जनन अंग, एक ही होता है अंडाशय। तो मादा में प्राथमिक जनन अंग के रूप में अंडाशय जो किसका निर्माण करता है, अंडाणुओं का निर्माण करता है, जो किस एक जोड़ी के रूप में होता है, यानी संख्या 2 होती है इसकी। कहाँ पर स्थित होता है ये वृक्कों के नीचे किडनी होती है आपकी, उसके नीचे वृक्कों के नीचे ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। कौन से, अंडाणु। अब जो है इसके 2 कार्य है। जिस प्रकार आपने पढ़ा था कि इसका जो आपका था वर्षण, उसमें भी 2 कार्य हो रहे थे, इसमें भी 2 कार्य कौन से हैं। एक तो प्रथम है वो तो क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करता, और नर जनन में किसका निर्माण हो रहा था, शुक्राणु का। अब जो दूसरा है वो क्या है, हार्मोन का निर्माण। और किस हार्मोन का निर्माण होता है, तो मादा है उसमें 2 प्रकार के हार्मोन का निर्माण होता है जनन हार्मोन का, एक तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन। तो यदि आपको पूछे कि मादा में कौन से मादा में कौन से जनन हार्मोन का स्रावण होता है, तो एक तो हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन और दूसरा कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन। जो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, जो आपका अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। अंडाशय इसमें क्या है, जनन ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, तो जनन हार्मोन स्रावित करती है। प्लस में कार्य क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण। अब जो आपके अंडाशय है उसमें असंख्य पुटिकाएं पाई जाती है, असंख्य पुटिकाएं, यानी अंडाशय उसके अंदर विशिष्ट संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पुटिकाएं बोलते हैं, जिसकी संख्या अनंत होती है, जो किसका निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करने में सहायक होती है। ये अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर, यानी अंडाणु जो परिपक्व हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, अंडाशय से निकल के करके अंडवाहिनी से होकर कहाँ पहुँचते हैं, गर्भाशय के अंदर। यानी जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तब अंडवाहिनी के द्वारा, यानी जो नलिका के समान संरचना है उनके द्वारा गर्भाशय में पहुँचती है। अब जब लड़कियों में, जब मादा में अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, उसी के बाद में ही आपका जो जनन के लिए वो परिपक्व होती है। अब देखते हैं इसमें जो दूसरा है वो है इसमें द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में। द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में कौन से हैं, द्वितीयक लैंगिक, प्राथमिक जो लैंगिक अंग है उसके अलावा जो भी लैंगिक अंग है वो सभी किस में आते हैं, द्वितीयक में। इसमें सबसे पहला है अंडवाहिनी। कौन सा आपका, अंडवाहिनी है। जो अंडवाहिनी है वो क्या है, लंबी एक नलिकाकार संरचना है
जो क्या है गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। क्यों? क्योंकि दो ही आप में क्या है आपकी अंडाशय है, और दोनों अंडाशयों के से कहाँ कौन सी लगी होती है? अंडवाहिनी, जो नली आकार की संरचना है, जो क्या करती है, जो गर्भाशय तक अंडाणु को पहुंचाने का कार्य करती है। और जो निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया होती है उस समय अनुकूल परिस्थिति बनाने में भी सहायक होती है। कौन सी? अंडवाहिनी। अब देखते हैं इसके बाद में आगे का जो भाग है वो आपका है गर्भाशय। गर्भाशय है वो कहाँ स्थित होता है? वो आपका उदर के नीचे, जो आपका उदर है उसके नीचे मूत्र थैली होती है, वहाँ पर दोनों ओर, यानी उदर गुहा के नीचे मूत्र थैली तथा आपका जो मलाशय है उसके मध्य में खोखला भाग है ये, और मांसल अंग के रूप में होता है। कौन? गर्भाशय। कहाँ पर? उदर के नीचे जो आपकी मूत्र थैली है वो और मलाशय, उनके बीच में एक खोखले भाग के रूप में मांसल अंग के रूप में पाया जाता है गर्भाशय। ये जो आपका गर्भाशय है इनके दोनों ओर कौन स्थित होती है? अंडवाहिनी संयुक्त तो होकर क्या है एक थैली नुमा संरचना का निर्माण करती है, जो ये क्या है आपका गर्भाशय है। जो चौड़ा भाग है गर्भाशय का वो तो क्या होता है ऊपर की ओर, और जो संकरा भाग है वो क्या कहाँ होता है? नीचे की ओर। अब जो गर्भाशय है वो गिरवा द्वारा किस में खुलता है? आपका योनि में खुलता है। अब जो योनि है आपकी वहाँ पर शुक्राणु द्वारा निषेचित होने के बाद में अंड स्थापित होता है, यानी योनि में खुलता है ये जो गर्भाशय का जो संकरा भाग है। फिर क्या होता है शुक्राणु द्वारा निषेचित होने के पश्चात जो अंड स्थापित होता है वो कहाँ पर होता है? आपका गर्भाशय में, और भ्रूण का यहाँ पर क्या होता है? विकास होता है। अब इसमें गर्भाशय है इसके अंदर एक संरचना होती है जो क्या करती है आपकी, जो आपका भ्रूण और जो माता है उसके बीच में जो कड़ी होती है, बीच की कड़ी जो जोड़े रखती है उनको, वो क्या आपकी प्लेसेंटा है। यानी क्या है प्लेसेंटा? आपकी प्लेसेंटा है कि माता और भ्रूण की मध्य की कड़ी जो क्या करती है भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, इसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। यदि प्लेसेंटा का अलग से पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे कि माता और भ्रूण के मध्य की संयोजक कड़ी होती है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, यह है आपकी प्लेसेंटा। अब देखते हैं इसके बाद में, इसके बाद के आगे का जो भाग है लास्ट भाग वो है आपका योनि, वेजाइना बोलते हैं इसको। ये क्या होती है आपकी मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होती है। ये कहाँ पर? मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होती है, जो 8 से 10 सेंटीमीटर आकार की नली के रूप में संरचना है, जो किस रूप में कार्य करती है? मैथुन अंग के रूप में कार्य करती है। नर में तो कौन सा था मैथुन अंग? सीसन, और मादा में योनि होती है। इससे होकर ही क्या होता है कि जो रजोधर्म में जो स्त्राव होता है 28 दिनों के अंतराल में, उसका स्त्राव योनि के माध्यम से ही बाहर निकलता है, और प्रसव करने का भी कार्य किसका होता है? आपका योनि का, यानी योनि मार्ग से ही प्रसव क्रिया होती है। अब जो आपकी योनि है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु? लैक्टोबैसिलस, जो किसका निर्माण करते हैं? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब जो लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल है, यानी वेजाइना के अंदर योनि के अंदर लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल है, उसके कारण उसका वातावरण का क्या होता है? वहाँ का अम्लीय होता है। ये थी आपकी जो मादा जननांग के रूप में। अब हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार की संरचना होती है। ये जो है आपका, ये है आपका मादा जनन अंग, मादा जनन तंत्र के है। अब देखते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि अंडाशय, ये जो है आपके ये दोनों ओर के एक जोड़ी के रूप में अंडाशय पाए जाते हैं। ये अंडाशय है, इससे ये जो नली के आकार की जो संरचना जुड़ी हुई है ये आपकी क्या है? अंडवाहिनी। यहाँ तक की जो संरचना है ट्यूब के रूप में, ये जो नली के आकार की, ये क्या आपकी अंडवाहिनी। इसके बाद में आगे का जो ये भाग है आपको थैली जैसी संरचना आपको ये दिख रही है बीच में, ये आपका गर्भाशय। इसमें ही भ्रूण जो अंडाशय है इसमें तो शुक्राणु का निर्माण होता है, और फिर शुक्राणु का निर्माण होने के बाद में अंडवाहिनी है वो कहाँ पर पहुँच जाती है? इसको गर्भाशय के अंदर। अंडा परिपक्व होने के बाद में गर्भाशय के अंदर पहुँच जाती है, और गर्भाशय से क्या होता है यहाँ पर निषेचन के बाद में जो आपका भ्रूण है वो स्थापित कहाँ पर होता है? इस गर्भाशय के अंदर, इस भाग के अंदर स्थापित होता है। अब जो
इससे गर्भाशय का जो नीचे का हमने पढ़ा कि संकरा भाग किससे जुड़ा होता है, योनि से। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है वो क्या आपका योनि, जो किसके माध्यम से, गिरवा के माध्यम से। ये भाग आपका योनि का भाग है, जो किसके माध्यम से, ये जो गिरवा है इसके माध्यम से किससे जुड़ी होती है, योनि से। ये आपका भाग कौन सा है, योनि है, जो किसके रूप में, जो मादा में मैथुन अंग के रूप में कार्य करती है। ये थे आपके नर जनन अंग और मादा जनन अंग। अब हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार जनन की क्रिया पाई जाती है, कितनी अवस्था के रूप होती है इसकी। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो क्या आपकी युग्मक जनन, यानी युग्मकों का क्या करना, निर्माण करना, जो गेमेटोसिस के नाम से जानी जाती है। जो अब युग्मक जनन है उसमें क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण, यानी वर्षण के द्वारा तो किसका निर्माण, शुक्राणु का, और अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण, अंडाणु का। इन दोनों का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन। यानी वर्षण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की विधि क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। जो जब वर्षण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन, और जब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं। ये पहली अवस्था है आपकी युग्मक जनन। जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है उसके बाद में जब नर और मादा दोनों क्या करते हैं, संभोग करते हैं, मैथुन करते हैं, मैथुन क्रिया, उसके दौरान मादा के जो अंडाणु है वो नर के शुक्राणुओं से क्या होता है, उसका संयोजन होता है मैथुन क्रिया के दौरान। और यही क्रिया हम क्या कहते हैं, निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या होता है निषेचन, मैथुन क्रिया के दौरान अंडाणुओं से, जो मादा के अंडाणुओं से अंडाणु का मादा के अंडाणुओं का और नर के किसका, शुक्राणुओं का संयोजन होता है। वही क्रिया क्या कहलाती है आपकी, निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद में निषेचन क्रिया होने के बाद में क्या होता है आपका विदलन और भ्रूण रोपण। क्या होता है विदलन, आपका जो युग्मनज हो गए, युग्मनज का निर्माण हो गया, उसके बाद में युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना का निर्माण करते हैं। ये जो युग्मनज का निर्माण हुआ है नर और मादा के अंडाणु और शुक्राणुओं से, तो ये क्या करता है कि जो युग्मनज है वो समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरक, या क्या बोलता है, ब्लेस्टुला बोला जाता है इसको। जो कोरक है वो गर्भाशय के अंतःस्तर में जाकर स्थापित हो जाता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है आपकी भ्रूण रोपण। अब भ्रूण रोपण गर्भाशय के अंदर हो गया, उसके बाद में अंत की क्रिया है वो क्या होती है, अंत में प्रसव क्रिया होती है। प्रसव क्रिया क्या कब होती है, जब भ्रूण रोपण के 280 दिन बाद, कितना टाइम होता है मनुष्य में, 280 दिन के बाद, यानी 9 माह के पश्चात जब भ्रूण का विकास हो जाता है अलग अलग अवस्थाओं में गुजरकर, तब क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। तो कितनी अवस्था थी, 4 अवस्था थी मुख्य रूप से। एक तो युग्मकों का निर्माण, दूसरा निषेचन, तीसरा विदलन, और चौथा कौन सा, प्रसव। ये थी आपकी जनन की अवस्थाएं। अब हमने जनन तंत्र पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, और हमारा इसी के साथ आपका जो सेकंड यूनिट है वो पूरी हो गई है। और सेकंड यूनिट में हमने कितने भाग पढ़े हैं, 5 भाग पढ़े हैं। 5 भाग कौन कौन से पढ़े हैं, 5 तंत्र पढ़े हैं आपने। एक तो आपने पढ़ा है पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा रक्त परिसरण तंत्र, चौथा कौन सा पढ़ा आपने, उत्सर्जन तंत्र, और 5वां आपने कौन सा पढ़ा है आज, जो जनन तंत्र। अब इसमें पार्ट में आपको कोई भी पॉइंट यदि न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसके जो आप पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप सभी को करना है। यदि न समझ में आए तो पूछ सकते हो। अब यदि किसी बच्चे को नोट्स की आवश्यकता हो तो इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और 10th क्लास का जो पूरा कोर्स है, जो कि आपको पता है कि हमने किस पर चला रखा है, यूट्यूब चैनल है सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज, इसमें आप जाकर देख सकते हो। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।